पीसीबी वे द्वारा प्रायोजित ये पोटेंशियोमीटर है। यह एक रेजिस्टर है जिसे एडजस्ट कर सकते हैं। यह कई आकार प्रकार में मिलता है। हम इन्हें टेस्ट बोर्ड में लगा सकते हैं, इनमें तार जोड़ सकते हैं, सीधे सोल्डर कर सकते हैं या सर्किट बोर्ड पर सोल्डर कर सकते हैं। इनमें आमतौर पर एक डायल, एक स्लाइडर या एक एडजस्टेबल स्क्रू हेड होता है जिससे हम किसी पुर्जे का रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे सिंबल से दर्शाया जाता है। हम इनका प्रयोग किसी सर्किट में वोल्टेज को मैनुअली एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। जब इसे करंट एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे रियोस्टैट कहते हैं। मैं इन दोनों के प्रयोग के बारे में इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा। इस गेम कंट्रोलर को देखिए। वैसे इस जॉयस्टिक में दो पोटेंशियोमीटर हैं। एक ऊपर और नीचे की ओर गति को मापता है और दूसरा बाएं और दाएं की गति को मापता है। यह सर्वो मोटर है। इसका प्रयोग रोबोटिक्स में होता है। इसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर भी मिलता है। इसका प्रयोग आर्म की पोजीशन को जांचने और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस रेडियो में पोटेंशियोमीटर का प्रयोग वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए किया गया है। इस डीसी पावर में पोटेंशियोमीटर का प्रयोग सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस ऑडियो उपकरण में स्लाइड पोटेंशियोमीटर का प्रयोग होता है। तो आपने इनका प्रयोग कहाँ देखा है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। ठीक है, तो यह काम कैसे करता है? अगर हम एक साधारण रोटरी पोटेंशियोमीटर को देखें तो हमें इसके पीछे की एक धातु की प्रोटेक्टिव केसिंग दिखाई देगी जो आगे इन छोटी आर्म्स की मदद में अपनी जगह बनी रहती है। सभी हिस्से इंसुलेशन की एक छोटी भूरी शीट से जुड़े होते हैं। सबसे ऊपरी सिरे पर आमतौर पर कुछ अक्षर और संख्याएं लिखी होती हैं। मैं थोड़ी देर में इनके बारे में समझाता हूं। फिर हम देखते हैं कि डिवाइस में एक लंबा शाफ्ट निकला हुआ है। हम पुर्जे का रेजिस्टेंस बदलने के लिए इसे घुमा सकते हैं। आप देखेंगे कि स्क्रू ड्राइवर के सबसे ऊपर एक स्लॉट कटा हुआ है या साइड पर कुछ कट हैं जिससे शाफ्ट पर पकड़ बनती है। हम इसमें एक नॉब भी लगा सकते हैं। शाफ्ट के बेस पर एक थ्रेडेड हिस्से में हम इसका प्रयोग करके मटेरियल की शीट को पुर्जे से जोड़ सकते हैं। निचले किनारे के साथ धातु के 3 टर्मिनल हैं। हम अपने सर्किट को इन टर्मिनलों से जोड़ते हैं। ये टर्मिनल सीधे भी हो सकते हैं और मुड़े हुए भी, जो इनके प्रयोग पर निर्भर करता है। जब हम पीछे लगे केस को हटाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रैक है जो टर्मिनल के दोनों सिरों के बीच गुजरता है। केंद्र में लूप के अंदर एक और ट्रैक है और यह केवल केंद्रीय टर्मिनल से जुड़ा है। बाहरी ट्रैक के ऊपर बहुत गहरे रंग का मटेरियल है। यह प्रतिरोधक यानी रेजिस्टिव मटेरियल है। यह ट्रैक तो देखने में भी रेजिस्टेंस के चिन्ह की तरह दिखता है, इसलिए यह याद रखने में आसान है। एक वाइपर बाहरी और अंदरूनी ट्रैक के बीच पुल का काम करता है। इसमें हल्की स्प्रिंग लोड होती है जो अच्छा कनेक्शन सुनिश्चित करती है। यह एक शाफ्ट से जुड़ा है। शाफ्ट के घूमने के साथ साथ वाइपर भी घूमता है। वाइपर को जितना आगे तक घुमाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को केंद्र के पिन तक बहने के लिए उतनी दूर तक जाना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम कनेक्शन को उलट भी सकते हैं ताकि हम शाफ्ट घुमाकर रेजिस्टेंस कम कर सकें। छपे हुए टेक्स्ट पर हमें आमतौर पर अंत में K या M लिखा दिखता है। इसका मतलब 1000 या मिलियन होता है। इसमें 1K लिखा है, इसका मतलब यह 1000 ओम्स है। यह वाला 500K है तो 5 लाख ओम्स हुआ। इस वाले में 1M लिखा है जो 1 मिलियन ओम्स है। यह मान हमें बताता है कि पुर्जे का अधिकतम रेजिस्टेंस कितना है। पहला अक्षर टाइप दिखाता है। B बहुत आम है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लीनियर पैटर्न में बदलता है। अब यह टाइप A है। इसमें लोगैरिथमिक पैटर्न मिलता है। हमारे पास टाइप C है जो हमें इनवर्स या रिवर्स लोगैरिथमिक पैटर्न देता है। हालांकि ये अक्षर अलग अलग देश और मैन्युफैक्चरर में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर डाटा शीट देखें या मल्टीमीटर की परफॉर्मेंस जांचें। वैसे यह काईवीट्स का नया स्मार्ट मल्टीमीटर है। हमारे दर्शकों को चेकआउट पर EM15 कोड लगाने पर सभी टूल्स पर 15% का खास डिस्काउंट मिलता है। मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस फंक्शन यूज करके हम देख सकते हैं कि इस 1000 ओम पोटेंशियोमीटर में पूरे रेजिस्टिव ट्रैक पर लगभग 1000 ओम्स का रेजिस्टेंस है। हम टर्मिनल 1 और 3 के बीच कनेक्ट करके इसे माप सकते हैं या हम इसे सीधे अंदरूनी रेजिस्टिव मटेरियल पर माप सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हम जैसे जैसे प्रोब घुमाते हैं रेजिस्टेंस कम होता है। हम इसका निशान लगा सकते हैं और हम देखेंगे कि लगभग आधे रास्ते तक हमारे पास कुल रेजिस्टेंस का आधा होता है। इसलिए यह एक लीनियर B टाइप पोटेंशियोमीटर है। इसके एंड टर्मिनल में 1000 ओम्स भी है। लेकिन ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस पूरे ट्रैक में लोगैरिथमिकली बदल रहा है। यह भी 1000 ओम्स है, लेकिन यह पूरे ट्रैक में
रिवर्स लोगैरिथमिकली बदलता है। लोगैरिथमिक का प्रयोग अक्सर वॉल्यूम कंट्रोल के लिए किया जाता है क्योंकि यह इंसान के कानों से मिलता जुलता है। लीनियर का प्रयोग लाइट या मोटर स्पीड कंट्रोल जैसी चीजों के लिए किया जाता है। मैंने इस RGB LED के रंगों को कंट्रोल करने के लिए लीनियर वर्जन का प्रयोग किया है। मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि यह कैसे काम करता है, लेकिन आप मेरे PCB प्रोजेक्ट की फाइलें निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद आप हमारे प्रायोजक PCB वे से सर्किट बोर्ड ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बस वह फाइल उनकी वेबसाइट पर डाउनलोड करनी है, फिर सारे विकल्प अपने आप फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, जैसे ब्रांड कलर आदि। फिर आप ऑर्डर प्लेस पर दीजिए और जल्द ही आपके PCBs कुरियर से आपके घर आ जाएंगे। ये शानदार दिखते हैं। हम बस पुर्जों को एक साथ सोल्डर कर सकते हैं और बस हमने सिंपल RGB कंट्रोलर बना लिया। मेरे लिंक पर जाएं और PCB वे से पहले ऑर्डर पर $5 का डिस्काउंट पाइए। उनके पास एक शानदार शेयर्ड प्रोजेक्ट्स लाइब्रेरी है जिसमें यूजर्स के बनाए इन्वेंशन भरे पड़े हैं। PCB वे, PCB असेंबली, CNC मशीनिंग, 3D प्रिंटिंग और यहाँ तक कि शीट मेटल फैब्रिकेशन भी ऑफर करता है। तो आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। नीचे दिए लिंक्स को जरूर देखें। हम ये डुअल वर्जन्स ले सकते हैं। ये बस मूल रूप से 2 पोटेंशियोमीटर से जोड़कर बना है। दोनों को एक ही शाफ्ट से कंट्रोल किया जाता है। 2 चैनल वाले स्टीरियो के ऑडियो वॉल्यूम को कंट्रोल करने में यह उपयोगी है। हालांकि सावधानी बरतिए, इनकी पावर रेटिंग कम है। इन्हें आसानी से 10,000 या उससे ज्यादा बार एडजस्ट किया जा सकता है। ये पूरी तरह नहीं घूमते, बस लगभग 270 डिग्री तक घूम जाते हैं। आप इन्हें अपनी जरूरत के अनुसार अलग अलग या फिर मिलीजुली किट खरीद सकते हैं। मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर्स भी होते हैं। वे भी अलग अलग आकारों में आते हैं और आमतौर पर इनमें लगाने के लिए एक थ्रेडेड सेक्शन होता है। इसमें एक लंबी शाफ्ट भी होती है जिसमें कंट्रोल नॉब फिट होता है। यह एक 10 टर्न वाला वर्जन है। इसका मतलब हुआ कि शाफ्ट 10 बार घूम सकती है। यह हमें रेजिस्टेंस का सटीक कंट्रोल देता है। ये थोड़ी अधिक पावर झेल सकता है। इसमें लगभग 1 मिलियन एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। गौर कीजिए कि साधारण रोटरी पोटेंशियोमीटर की तुलना में इसकी बॉडी अधिक लंबी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक स्पाइरल वायर ट्रैक है जो निश्चित रेजिस्टेंस देता है। यह ऊपर और मध्य वाले टर्मिनलों से जुड़ता है। केंद्र में एक स्लाइडर है जो शाफ्ट से जुड़ा है। यह कंडक्टिव ट्रैक में मुक्त रूप से ऊपर और नीचे गति कर सकता है। यह शाफ्ट से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। कंडक्टिव ट्रैक बेस पर एक सर्कुलर टर्मिनल से जुड़ा है जिससे शाफ्ट घूम पाता है। प्लास्टिक स्लाइडर पर कुछ उभार है जो शाफ्ट के घूमने पर रेजिस्टिव कॉइल पर फिट होते हैं, इसलिए उभार तार के घुमाव के साथ साथ चलते हैं। तो यह शाफ्ट के घूमने पर ऊपर और नीचे गति करते हैं। एक छोटी स्प्रिंग आर्म स्लाइडर के बाहर निकली हुई है और वह वायर कॉइल पर रगड़ खाती है। यह कंडक्टिव ट्रैक पर भी रगड़ खाती है जिससे पाथ को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और हम कुल रेजिस्टेंस का कुछ भाग ही उपयोग कर पाते हैं। इसके रेस पर वायरिंग डायग्राम बना है जो दिखाता है कि निश्चित रेजिस्टेंस केंद्र और दक्षिणी पिन के बीच है। वाइपर बाईं पिन से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे अधिकतम रेजिस्टेंस 5000 ओम्स दिखाया गया है। स्लाइड पोटेंशियोमीटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए डायल को खिसकाते हैं। अक्सर इनमें धूल रोकने के लिए एक लचीला कवर लगा होता है। इसके अंदर एक रेजिस्टिव ट्रैक और एक कंडक्टिव ट्रैक है। वाइपर दोनों ट्रैक्स के बीच पुल का काम करता है। डायल को खिसकाने पर पुल भी खिसकता है और रेजिस्टेंस बदलता है। कई बार 3 पिनों के नीचे नंबर लिखे होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमें 6 पिन वाला वर्जन भी मिलता है जिसके अंदर ट्रैक्स के 2 सेट होते हैं। मूल रूप से ये बस 2 स्लाइड पोटेंशियोमीटर्स एक साथ जुड़े होते हैं। आमतौर पर कुछ अन्य पिनें भी होती हैं जो बस डिवाइस को माउंट करने के काम आती है। आप पिन आउट डायग्राम के लिए डेटा शीट देख सकते हैं या मल्टीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। निचले तल पर कुछ अक्षर और संख्याएं छपी हैं। पहला अक्षर टेपर का प्रकार बताता है। संख्या अधिकतम रेजिस्टेंस बताती है। इस पर 103 दिख रहा है, मतलब 10 के बाद 3 शून्य यानी 10,000 ओम्स। इस वाले में 100K छपा है, मतलब 1,00,000 ओम्स। इनकी पावर रेटिंग अक्सर कम होती है और इन्हें कम से कम 10,000 एडजस्टमेंट्स के लिए रेट किया गया है। ट्रिमर पोटेंशियोमीटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये अधिक छोटे होते हैं और इन्हें कुछ कभी कभार होने वाली एडजस्टमेंट के साथ सर्किटों के कैलिब्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र में एक छोटे स्क्रू स्लॉट या तीर के साथ नॉब वाला घूमने वाला हिस्सा होता है। इस संस्करण में एक रोटेशन से कम गति होती है, इसलिए ये मल्टी टर्न वर्जन जितने सटीक नहीं होते। मैं कुछ देर में इसके बारे में समझाऊंगा। इनकी पावर रेटिंग कम होती है, इसलिए सावधान रहिए। ये आसानी से टूट जाते हैं और इन्हें केवल कभी कभार के एडजस्टमेंट के लिए बनाया गया है।
अंदर दोनों एंड टर्मिनलों के बीच एक रेजिस्टिव ट्रैक है। एक सर्कुलर कंडक्टिव प्लेट केंद्रीय टर्मिनल से जुड़ी है। एक छोटा वाइपर दोनों ट्रैकों के बीच पुल का काम करता है और रोटर की मदद से अपनी जगह बना रहता है। इस खुले हुए संस्करण में हम दो एंड टर्मिनलों के बीच रेजिस्टिव ट्रैक देख सकते हैं और फिर वाइपर आर्म इससे जुड़ता है और घुमाने पर यह इससे रगड़ खाता है। फिर यह सेंटर पिन के जरिए नीचे मध्य टर्मिनल पर कनेक्ट होता है। कभी कभी इन पर छोटा वायरिंग डायग्राम छपा होता है, लेकिन अनअलाइंड पिन आमतौर पर वाइपर पिन होती है। इसे आसानी से मल्टीमीटर से टेस्ट किया जा सकता है। इन छोटे वाले संस्करणों पर 3 अंकों की संख्या छपी है। पहले 2 अंक महत्वपूर्ण हैं और तीसरा बताता है कि इसमें कितने शून्य जोड़ने हैं। उदाहरण के लिए यह 1.0.1 दिखा रहा है। इसका अर्थ हुआ 10 के बाद एक शून्य लगाना है, इसलिए यह 100 ओम रेजिस्टर है। यह किसी विशेष पुर्जे का अधिकतम रेजिस्टेंस है। इसमें 2.0.4 दिखाया है, तो यह 2 लाख ओम्स है। मल्टी टर्न ट्रिमर पोटेंशियोमीटर्स ऐसे दिखते हैं। इनमें आमतौर पर एक छोटा धातु का स्क्रू होता है, जिसका प्रयोग सटीक ढंग से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। इस स्क्रू को कईयों बार घुमाया जा सकता है। इन वर्टिकल संस्करणों में 2 एंड पिनों के बीच एक रेजिस्टिव ट्रैक है, जिसमें बीच में एक सर्कुलर कंडक्टर है और यह केंद्रीय पिन से कनेक्ट है। वाइपर दोनों के बीच पुल का काम करता है और प्लास्टिक डिस्क को गियर टीथ से बाहरी किनारे पर जोड़ता है। स्क्रू के सिलेंडर पर थ्रेड इस पर जुड़ता है। स्क्रू को एडजस्ट करने पर डिस्क और साथ में वाइपर भी धीरे धीरे घूमते हैं। ये रेजिस्टेंस को सटीक रूप से बदल सकते हैं। यह हमें सिंगल टर्न वर्जन्स की तुलना में कहीं अधिक सटीक एडजस्टमेंट दे सकता है। इसके केस पर छोटी पिन का डायग्राम बना है। इसके सबसे ऊपर 102 संख्या लिखी हुई है, मतलब 10 के बाद 2 शून्य। इस प्रकार यह अधिकतम 1000 ओम्स रेजिस्टेंस वाला संस्करण है। इन लंबे क्षैतिज संस्करणों में स्क्रू बगल में लगा हुआ है। इसमें केस पर वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है ताकि हम समझ सके कौन सी पिन कौन सी है। इसके अंदर हमें सिरेमिक के बेस पर एक रेजिस्टिव ट्रैक और एक कंडक्टिव ट्रैक दिखते हैं। वाइपर दोनों के बीच पुल का काम करता है और एक स्लाइडर पर लगा होता है। स्क्रू को एडजस्ट करने पर थ्रेड घूमता है और स्लाइडर तथा वाइपर ट्रैक पर आगे और पीछे की ओर खिसकते हैं। रेजिस्टेंस को काफी सटीक ढंग से बदल सकते हैं। रेजिस्टेंस को इस संख्या में दिखाया गया है। यहां यह अधिकतम 1000 ओम्स रेजिस्टेंस को दर्शाता है। सभी पोटेंशियोमीटर्स में कनेक्शन डायग्राम, पावर रेटिंग, वोल्टेज, प्रयोग की संख्या और टेपर के प्रकार को जानने के लिए मैन्युफैक्चरर की डाटा शीट को जरूर देख लें। कई पुर्जों में ऐसे हिस्से होंगे जिन पर संख्या प्रिंट होगी। आप उन्हें ऑनलाइन ढूंढकर उनकी डाटा शीट प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इंजीनियरिंग माइंडसेट का मग खरीद सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है। हम पोटेंशियोमीटर्स का प्रयोग वोल्टेज डिवाइडर्स या करंट लिमिटर्स के तौर पर करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर से हम 2 एंड पिनों के बीच पावर सप्लाई जोड़ते हैं और वाइपर केंद्र की पिन से कनेक्ट होता है। यह पिन हमें आउटपुट वोल्टेज देती है। अगर हम अपने मल्टीमीटर को इस आउटपुट से और जमीन से जोड़ दें तो हम देख सकते हैं कि हमारे शाफ्ट घुमाने पर आउटपुट वोल्टेज में बदलाव आता है। अगर हम रेजिस्टेंस फंक्शन का उपयोग करते हैं और 2 बाहरी पिनों के बीच जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस एक समान बना रहता है। हम ट्रैक के कुल रेजिस्टेंस को माप रहे हैं, लेकिन अगर बाईं पिन और सेंटर पिन से जोड़ें तो हम रेजिस्टेंस को बदलते हुए देख सकते हैं। इस तरह हम कुल रेजिस्टेंस का बस कुछ भाग भी उपयोग कर सकते हैं। यह बैटरी पॉजिटिव वायर पर 9 वोल्टेज और नेगेटिव वायर पर 0 वोल्ट देती है। तो जब हम एंड पिनों को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज इतनी दूरी में 9 से गिरकर 0 पर आनी चाहिए। हम दूरी को छोटा या लंबा बना सकते हैं, तब भी वोल्टेज में उतनी ही गिरावट होगी, बस उसकी दर बदल जाएगी। मान लेते हैं कि ट्रैक का कुल रेजिस्टेंस 900 ओम्स है। हम ट्रैक को 100 ओम्स के 9 हिस्सों में बांट सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन इस ट्रैक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होंगे, तो ट्रैक के किसी भी बिंदु पर करंट एक जैसा होगा। किसी भी बिंदु पर वोल्टेज का पता लगाने के लिए हम वोल्टेज ड्रॉप की गणना करेंगे। हम 9 वोल्ट से शुरू करते हैं। भाग 1 में 100 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो करंट को रेजिस्टेंस से गुणा करने पर हमें 1 वोल्ट मिलता है। लेकिन इसका मतलब है कि अभी हमारे पास 8 वोल्ट बचे हैं। भाग 2 में भी 100 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो यहां भी 1 वोल्ट की क्षति होती है, लेकिन अभी यहां केवल 8 वोल्ट मिल रहा था, तो यहां हमारे पास केवल 7 वोल्ट बचे हैं। इसी तरह तब तक चलता है जब तक हम अंत में नहीं पहुंच जाते।
जहां 0 वोल्ट बचते हैं। इस तरह हम अब किसी बिंदु पर वोल्टेज ड्रॉप के बारे में जानते हैं। अब हम वाइपर आर्म लेते हैं और उसे ट्रैक से जोड़ते हैं। ऐसा करने पर हम साथ में घूम सकते हैं और अपनी जरूरत की सही वोल्टेज का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि हम कुल रेजिस्टेंस का कुछ भाग ही प्रयोग में लाते हैं, तो हम कुल वोल्टेज ड्रॉप का भी कुछ हिस्सा ही उपयोग करते हैं। यह सिंगल और कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन यह पावर सप्लाई के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोड को आउटपुट से जोड़ते हैं, लोड का रेजिस्टेंस करंट के लिए एक पैरेलल पाथ बनाता है, इसलिए वोल्टेज घट जाती है। हम करंट को कंट्रोल करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे रियोस्टैट कहते हैं। पोटेंशियोमीटर्स की पावर रेटिंग बहुत कम होती है, इसलिए अधिक बड़े करंट वाले सर्किट के लिए विशेष उद्देश्य के लिए बने रियोस्टैट की जरूरत होती है। ये आमतौर पर ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा पावर झेल सकते हैं। हम किसी एक एंड पिन और सेंटर पिन के बीच पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलकर ट्रैक पर फिर सेंटर पिन से होकर उपलब्ध एग्जिट में प्रवाहित होते हैं। वाइपर की गति बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की जाने वाली दूरी तय करती है। इसी दूरी में वोल्टेज ड्रॉप होता है। जितनी ज्यादा दूरी होगी, इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, जिससे करंट कम हो जाएगा। अगर हमारे पास एक 900 ओम का ट्रैक हो, तो हम उसे 9 हिस्सों में बांट सकते हैं। हम एक सिरे से पॉजिटिव 9 वोल्ट और 0 वोल्ट की ग्राउंड वायर वाइपर में जोड़ सकते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज ड्रॉप एक समान रहता है, भले हम इसे कहीं भी ले जाएं। भाग 1 में हम कुल रेजिस्टेंस का केवल कुछ अंश ही प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए करंट काफी ज्यादा है। भाग 2 में रेजिस्टेंस अब दोगुना हो गया है, इसलिए करंट आधा हो जाएगा। हम रेजिस्टिव ट्रैक पर जितना आगे बढ़ते हैं, करंट उतना ही कम होता जाता है, जब तक हम अंत तक नहीं पहुंच जाते, जहां न्यूनतम करंट ही प्रवाहित हो सकता है। हालांकि सावधानी रखिए, अगर आप वाइपर को एकदम शुरुआत में ले जाते हैं, तो वहां बहुत कम या 0 रेजिस्टेंस होता है, तो बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज होने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप वहां बहुत उच्च करंट प्रवाहित होता है। हम एलईडी की चमक को कंट्रोल करने के लिए इस सर्किट का प्रयोग कर सकते हैं। एलईडी को लगभग 350 से 400 ओम्स के रेजिस्टर से जोड़ना होगा और फिर उसे पोटेंशियोमीटर से जोड़ना है और एक 9 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करना है। यह ऐसा दिखना चाहिए। जब हम शाफ्ट चालू करते हैं, तो हम करंट को नियंत्रित कर सकते हैं और उससे एलईडी की ब्राइटनेस भी घटती बढ़ती है। सर्किट में अधिकतम करंट सेट करने के लिए हमें यह रेजिस्टर चाहिए, और बस इसलिए कि अगर हम वाइपर को बहुत आगे ले गए, तो अन्यथा बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित होगा और एलईडी नष्ट हो जाएगी। आरजीबी एलईडीज बस 3 अलग-अलग एलईडीज हैं, जिन्हें एक में जोड़ा गया है, लाल, हरी और नीली एलईडी। इसलिए हम प्रत्येक एलईडी की ब्राइटनेस को नियंत्रित कर सकते हैं। हम चाहें तो कोई भी रंग बना सकते हैं। आप मेरी पीसीबी फाइल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और इसे घर पर बनाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यह सर्किट वाकई बहुत सरल है। मैंने बस इन वैल्यू कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है और मैं इन पुर्जों की सूची वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में और जानने के लिए ये वीडियोस देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में। हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, लिंक्डइन और theengineeringmindset.com पर फॉलो करना मत भूलिएगा।